तो मेरी जर्नी तो थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया गया। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और आज से तकरीबन 24 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अब लाइफ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना है। लाइफ टाइम। और उसके पीछे जो प्राइम रीजन था वो आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो लंबा चौड़ा है लेकिन समय कम है, तो मैं प्राइम रीजन आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे 10 साल जॉब। रिकॉर्ड मत करो भाई। ठीक है, नोट्स बनाओ, रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, क्योंकि सभी से गुजारिश है कोई भी रिकॉर्ड न करे सर के सेशन का। जैसे यशवंत जी पेन लेके बैठे, मैं भी पेन लेके बैठा हूँ। वो काम में आएगा। रिकॉर्डिंग तो कहाँ गुम हो जाएगी पता नहीं चलेगी, इसलिए जो भी रिकॉर्डिंग पे डाले हैं, प्लीज रिक्वेस्ट हाँ। है उसको आप वो कर दीजिए, हटा दीजिए रिकॉर्डिंग से। सर कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि अभी आप लोग, खैर उस पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है। जी तो जी, ओके सर। 24 साल पहले जो डिसाइड किया था ना, उसका प्राइम रीजन ये था कि 10 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि जॉब में जो मेरा क्वालिफिकेशन है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, तो एक अपर लिमिट है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं थोड़ा सा महत्वाकांक्षी रहा हूँ, एम्बिशियस आदमी हूँ। आप सब भी अगर एम्बिशियस हैं तो यस लिखिएगा चैट में, क्योंकि बिना एम्बिशन के कुछ होता नहीं है। अगर आप संतुष्ट आत्मा हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। खासकर इस जूम पे जो बैठे हैं सारे असंतुष्ट हैं ना, हम गर्व से कहते हैं कि हम असंतुष्ट हैं। ठीक है। हमारे समाज में ना असंतुष्ट लोगों को बड़ा बुरा माना जाता है, कहा जाता है संतोषम परम सुखम। बट हम लोग उसके अपोजिट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। हम में संतोष नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे राज करें, पूरी दुनिया का धन कमाएं, पूरी दुनिया घूमें। हर चीज में हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। तो एम्बिशियस होना मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है। तो एम्बिशन था और लगा कि जॉब से कुछ नहीं हो पा रहा है। 10 साल हो गए थे, तरक्की हुई थी, लाइफस्टाइल इंप्रूव थोड़ा हुआ भी था, लेकिन एक अपर लिमिट दिख रहा था। तो मुझे लगा कि यार कुछ और देखते हैं। फिर मैंने एक बिजनेस भी ट्राई किया। लेकिन आपको पता है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा, एक्सपीरियंस, रिस्क लेने की कैपेसिटी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो मैंने छोटा व्यापार करके देखा। और छोटे व्यापार में मुझे एक बात समझ में आया कि छोटा व्यापार नौकरी से भी खराब है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। उसी बीच मुझे ये इंडस्ट्री मिली। इसके बारे में मेरा एक भाई है जो बहुत सफल हो गया था इस इंडस्ट्री में, और उसकी लाइफस्टाइल को देख के मैं प्रभावित हुआ। और जब इसके कंसेप्ट को समझा मैंने कि यहाँ पे आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आम आदमी के लिए टाइम कंपाउंडिंग का एकमात्र तरीका नेटवर्क मार्केटिंग। आम आदमी के लिए, खास लोगों के पास कंपाउंडिंग के बहुत सारे रास्ते हैं। वो अपने पैसे को भी कंपाउंड कर सकते हैं और अपने टाइम को भी एम्प्लॉय रख के कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी के पास आज भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टाइम कंपाउंड करने का कोई और तरीका है। तो ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया। और मैं थोड़ा सा कामचोर भी हूँ, ज्यादा मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि 3-5 साल यहाँ पे जम के एक अच्छी कंपनी में काम कर लेते हैं, तो कल को टीम काम करेगी, बड़ा पैसा आएगा। ये सपना था। लेकिन शुरुआत में कई गलतियां हुई। ठीक है, कई गलतियां हुई। और 3 साल से ज्यादा मैं किसी कंपनी में टिक नहीं पाता था। और हर बार रीजन कंपनी होती थी। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि यार, जब मैं 42 साल का हो गया, 14 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था मैं, पैसे ठीक ठाक कमा लेता था मैं, 2-3 साल में भी ठीक ठाक कमा लेता था। लेकिन जो पैसिव इनकम की चाहत थी ना, जो फ्रीडम की चाहत थी, वो कहीं पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। तो फाइनली इनेजिक जब मुझे मिला, तो मुझे एक्सपीरियंस इतना हो चुका था
और ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे समझ में आया कि हाई टिकट क्यों बेचना चाहिए। अभी भी कई नेटवर्करों को लगता है ना कि हाई टिकट में कौन खरीदेगा और कैसे बेचेंगे, उनके कई तरह के डाउट्स होते हैं हाई टिकट में। और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ था 14 सालों के बाद। आज मुझे 24 साल हो गए हैं, करीब करीब 9 साल पार कर चुका हूँ मैं एनर्जिक में। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि अब एक ऐसी कंपनी करना है जिसको बदलना ना पड़े। क्योंकि एक बार जब आप कंपनी बदलते हो ना तो बहुत सारा आपका नुकसान होता है, टाइम का, एफर्ट्स का, इज्जत भी चली जाती है, इमेज खराब हो जाता है मार्केट में, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मुझे 4-5 बार बदलना पड़ा। आप सब लोग जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर सीधा ही मैजिक में आए हैं तो मैं आपको बहुत लकी मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ। ठीक है, कि पहली बार में आपको ये बात समझ में आ गई। मुझे ये बात समझने में कि किसी इंडियन कंपनी में काम नहीं करना चाहिए 14 साल लग गए। इंडिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं ना, उनमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। बस आप सोचोगे 100 करोड़ का, हो सकता है मैनेजमेंट की सोच ही 10 करोड़ की हो और वो भाग जाए पहले, आपसे पहले भाग जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां मैंने की हैं। और ये करते करते ना एक बात समझ में आया था कि आप चाहे हीरा बेचो या खीरा बेचो, टाइम, एफर्ट्स और मनी सेम लगता है। ठीक है, तो मुझे समझ में बात आई और मैंने 15 महीने में मैंने 6 किया था। 21 महीने में मेरा 6 हो गया था, एकदम नेट 6 मंथ्स में। मतलब मेरा जब 6 हुआ उसके बाद से आज तक मेरा बोनस कभी बंद नहीं हुआ है। 25 तारीख को बोनस आता है तो आता है। लेकिन 6 पे जाके मैं लंबा अटक गया। और इसका रीजन मुझे यही समझ में आता है कि 3 साल का ना मेरे पास कई बार का एक्सपीरियंस था कि पहले 3 साल में क्या करना होता है। फर्स्ट 3 इयर्स में किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो तो क्या करना होता है, इसका मुझे कई बार का एक्सपीरियंस था। लेकिन 3 साल के बाद क्या करना होता है इसका एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि कंपनी भाग जाती थी, कंपनी बंद हो जाती थी। तो यहाँ पे जब मैं 3 साल टिक गया, और मुझे टिकना था क्योंकि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करके आया था कि भगवान बदलना ना पड़े मुझे। तो जब मैं यहाँ पे टिक गया तब मुझे फिर से सीखना पड़ा। ठीक है, फिर अपने आप को बदलना पड़ा और आगे का जो जर्नी है उसको सीख सीख के फिर मैंने डैश 2 किया और फिर डैश 3। मुझे 8 साल लग गए डैश 3 करने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर जो अब जो माहौल है इंडिया में और जो एक्सेप्टेंस हो चुका है इस प्रोडक्ट का, जितने टेस्टिमोनियल्स हैं, जितने सेमिनार्स हम लोग कर रहे हैं, आरटीपी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अब थोड़ा सा अगर तैयारी से काम करें जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, तो आप लोग 3 से 5 साल में सारे लोग डैश 3 जा सकते हैं। 0 to डैश 3 3 से 5 साल में जा सकते हैं, बशर्ते कि अपना ईगो ईगो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा और अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा डिटेल में। आ, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है और अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे तो काम बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप 3 से 5 साल में डैश 3 जा सकते हो। और डैश 3 बनने का जो सबसे अच्छा अनुभव मुझे मिला, डैश 3 जाने के बाद ना बिना किसी कंडीशन के आपको एवरेज 5 लाख रुपए मिल जाता है, कम से कम। ठीक है, इसके बाद आप पे डिपेंड करता है। मेरा कभी 10 लाख आता है, कभी 15 लाख भी आता है, कभी 21 लाख भी आया है, एक महीने 30 लाख भी आया है। तो वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, स्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर आप डैश 3 बन जाते हो तो कम से कम 5 लाख रुपए आपका एवरेज इनकम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि एक सिक्योरिटी बन जाती है मंथली कि भाई इतना तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अभी मेरा अगले 6 महीने में डैश 4 भी हो जाएगा। क्योंकि डैश 3 जाने में लंबा समय लगा तो अब डैश 4 डैश 5 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब टीम मेच्योर हो चुकी है। तो
इस बिजनेस पे ना दो तीन बातों पे मैं बात करूंगा, क्योंकि एक मीटिंग में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। 24 सालों से मैं सीख रहा हूँ, तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा जो आपकी हेल्प कर पाए। पहली बात यह है कि इस बिजनेस में जो लोग भी कामयाब होते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट। और आपको मिलते भी होंगे मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव लोग कि इतना महंगा है। मुझे भी मिले लोग, बोला कि नहीं यहाँ तो नहीं बिकेगा, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। तरह तरह के निगेटिव लोगों से सामना होता होगा आपका। कई लोग ये भी बोलते होंगे कि यार ये कंपनी आई थी भाग गई, वो कंपनी आई थी बंद हो गई, मैं इसको जानता हूँ जो काम कर रहा था फिर गायब हो गया। ठीक है, ये निगेटिविटी मार्केट में रहती है। और निगेटिविटी का ना मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि 1 मिनट में कुछ नोट्स भी बना रहा हूँ। कोई भी काम जो होता है ना, वो जब अपनी शुरुआत में होता है तो उसके प्रति संदेह लोगों का होना स्वाभाविक है। तो अभी इंडिया में जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वो शुरुआती दौर में है। आपको पता होगा कि इंडिया पॉपुलेशन में हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर में हम लोग 11वें नंबर पे हैं। और उसका रीजन यही है कि यहाँ पे अच्छी कंपनियों से ज्यादा बुरी कंपनियां चल रही हैं। और लोगों को पहचान नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बुरी कंपनियों में लोग जा जाके कई बार ठगे जाते हैं, पैसा फंस जाता है, टाइम खराब होता है। तो इस वजह से बहुत सारी निगेटिविटी मार्केट में रहती है। और कोई भी इंडस्ट्री जब नई नई आती है ना, जैसे आपको याद, आप लोगों को, आप में से कई लोग जो 40+ होंगे, उन्होंने सुना होगा कम से कम कि पहले हमारे घर परिवार से हम लोग किसी बहन बेटी को फिल्मी दुनिया में भेजना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन आज समय ऐसा बदला है कि बाप अपनी बेटी को लेके ऑडिशन देने दिलवाने जाता है कि मेरी बेटी को एक्ट्रेस बनना है। ठीक है, इतना बुरा माना जाता था फिल्मी दुनिया। हम लोग तो, फिल्म देखना हमारे समाज में कई बार बुरा माना जाता था। हम लोग चोरी छुपे जाते थे फिल्म देखने। ठीक है, वो भी एक समय था। लेकिन आज बाप बेटा बेटी सब मिलके जाते हैं फिल्में देखने। तो फिर जैसे उसका वो इंडस्ट्री अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें तो मुझे याद है बचपन में हम लोगों को ना पापा मम्मी, हमारे दादा दादी खेलने से मना करते थे कि बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, खेलने से कुछ नहीं होगा। और आज वही माँ बाप बच्चों को क्रिकेट का बैट दिलवा रहे हैं, पैड दिलवा रहे हैं, और कोच रख के सुबह सुबह गाड़ी में ले जाके उसको ग्राउंड पहुंचा रहे हैं कि बेटा खेलेगा तो धोनी बनेगा, या ये विराट कोहली बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनेगा। ठीक है, तो आज हमारी हालत वैसी ही है जैसे आज से 50 साल पहले क्रिकेट का था या फिल्मी दुनिया की थी। एक समय ऐसा आएगा कि लोग प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग को करने का प्लान करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे, और समाज में एक जो होता है ना रेस्पेक्ट इस प्रोफेशन का, वो बढ़ेगा। ठीक है, और ये हम लोगों का रोल भी है कि हम इस प्रोफेशन को स्टेब्लिश करें मार्केट में। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है ना, कभी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। हर एक के लिए बिजनेस प्लान सेम है, हर एक के लिए प्रोडक्ट सेम है, हर एक के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कहाँ होता है, आप सोच के देखिए। आप नौकरी करने जाइए तो तरह तरह की बातें हैं कि कितने पढ़े लिखे हो, लंबे हो कि नहीं हो। ठीक है, कई बार तो मिलिट्री विलिट्री में लंबाई भी नापा जाता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ नापा जाता है। कई जगह पे आपकी जात देखी जाती है, आपका धर्म देखा जाता है, कहीं पे मेल फीमेल देखा जाता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई भेदभाव है?
कोई भेदभाव नहीं है सर, ऐसी इंडस्ट्री मुझे तो नहीं दिखती है जहाँ सबके लिए समान अवसर है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री का हम लोग हिस्सा हैं। और जैसे होता है ना कि कुछ, जैसे भारत आजाद हुआ था, तो उस समय आपको क्या लगता है कि गांधी जी के परिवार ने खुशी खुशी उनको जाने दिया होगा कि बैरिस्टर की नौकरी छोड़ के, और आजादी के अभियान में जब वो लगे होंगे, तो आपको क्या लगता है गांधी जी की फैमिली ने सपोर्ट किया होगा? कोई बताएगा? सभी ने विरोध किया था। सभी ने विरोध किया था। अच्छा, यस। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी शायद दो भाई हैं मुझे जहां तक पता है। एक भाई उनका क्लर्क है, ठीक है, और जब ये आरएसएस में गए होंगे, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो क्या इनके समाज ने और इनके परिवार ने इनको अप्रिसिएट किया होगा? नहीं किया सभी ने होगा? खूब बुराई की होगा, सभी ने बुराइयां किया होगा। उस समय हो सकता है उनके परिवार ने बोला होगा कि देखो एक बेटा कितना अच्छा है, नौकरी कर रहा है, घर चला रहा है, और एक ये देखो पागल हो गया है, ये कहाँ हाफ पैंट पहन के लेफ्ट राइट कर रहा है आरएसएस में जाके। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्थिक आजादी का एक अभियान हम लोगों ने छेड़ा हुआ है, इसके हम सिपाही हैं, शुरुआती। और आप सब में से भी कुछ लोगों को परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता होगा। ठीक है, कोई तो ऐसा होगा इसमें बैठा हुआ जिसकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि मैंने ये झेला है। मैंने जब जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करने का फैसला किया था, तो सबसे पहला विरोध पत्नी से मिला, फिर माँ बाप से मिला, बहन और जीजा जी से मिला कि क्या पागल वाला काम कर रहा है, ये क्या जोड़ा जोड़ी वाला काम है यार। अच्छा भला नौकरी कर रहा था, परिवार अच्छा चल रहा था, तो वो विरोध झेलना पड़ता है। आज वही लोग एग्जाम्पल देते हैं कि दीपक सिंह के जैसा बनो। ठीक है, और अब वो लोग, उन लोगों की बातें भी बदल गई हैं। अब वही जीजा जी हमारे बोलते हैं कि मुझे तो लगता था कि ये कुछ करेगा। हाँ, कुछ तो करेगा ये, मुझे लगता था, थोड़ा तो अलग था ये। तो एक्चुअली ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आप समाज से कुछ अलग करते हो, सोसाइटी से कुछ अलग करते हो, तो आपको एक विद्रोही बनना पड़ता है, और आपको बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ता है। आज आप फेसबुक पे डालो, राम रतन जी, कि मैंने एक किराने की दुकान खोली है, आपको ना 1,000 लाइक सुबह से शाम तक आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज भी आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप डालो कि मैंने एमवे ज्वाइन किया है, ठीक है, सांप सूंघ जाएगा पूरा फेसबुक को। ठीक है, कोई लाइक वाइक नहीं आने वाला, और आएंगे तो निगेटिव कमेंट्स जरूर आ सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट तो एक भी नहीं आने वाला है। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ ना कि पिछले 100, 200, 500 साल पहले हम सब आजाद थे। हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं थी, हम गांव में रहते थे और मोटा पतला खाते थे, कम ज्यादा पहनते थे, इतनी लाइफस्टाइल लग्जरी नहीं थी हमारी। लेकिन अच्छी बात थी कि हम लोग आजाद थे। आज हम लोग गुलाम हो गए, अपनी लाइफस्टाइल के गुलाम हो गए हैं शहरों में। ठीक है, हर आदमी के पास ना दो लोन मिलेगा आपको, एक कार का, एक आवास का। और इसको मैं बोलता हूँ कारावास। फिर 20 साल तक वो कारावास में रहते हैं। कार और आवास का लोन, और कारावास में रहते हैं, और मजे में जीते हैं। आदत पड़ गई है गुलामी की। ठीक है, लोन पे, क्रेडिट कार्ड पे जीने की आदत पड़ गई है। और उनको कुछ नया बताओ तो बात समझ में आती नहीं है। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको समझ में आया कि ये मशीन आपके लेना चाहिए और इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
ये आपको समझ में आया तो ये ईश्वर की कृपा है, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। हम उनके घर पे जाके बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और जल्दीबाजी में रहते हैं कि सर जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी भागना है। बारिश हो रही है तो, गर्मी हो रही है तो नौकरी पे भाग रहे हैं। ठीक है। दुकान जिन्होंने खोली हुई है, रोज शटर अप शटर डाउन, वो दुकान के गुलाम है। ठीक है, कोई नौकरी का गुलाम है, कोई दुकान का गुलाम है। तो यार मेरा मानना है कि लाइफ मिला है जीने के लिए, आजादी के लिए। तो ये आजादी का एक अभियान है। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए तो इस धरती पे नहीं आए थे। क्या आपको लगता है हम लोग पैसा कमाने के लिए आए थे धरती पे? पैसा कमाना एक मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। प्रकृति ने तो सब कुछ फ्री में दिया था। क्या हमारे पूर्वज थोड़ी बिल्कुल। पैसा कमाते थे? यस। आराम से जीते थे। पेड़ से फल तोड़ लिया, शिकार कर लिया, खा लिया, सो गए, काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसे इकोनॉमी बनी कि आज पैसा जरूरी पड़ गया, तो पैसा जल्दी कमा के निपटाओ ना यार, कि जीवन भर कमाते रहना है और जीवन भर काम करते रहना है, ये थोड़ी ना जिंदगी है। बिल्कुल। तो आदत पड़ गई है गुलामी की, लोग गुलामी में बड़े मस्त हैं। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। पिछले 100-200 सालों में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि नौकरी को सबसे अच्छा माने जाने लगा। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले लोग खेती को सर्वोत्तम मानते थे, बिल्कुल। सबसे अच्छा खेती को मानते थे। फिर बिजनेस आया, बिजनेस को सबसे अच्छा माना। लेकिन आज इतना इतना हम लोग गुलामी की जंजीर में फंस गए हैं कि हमको नौकरी सबसे अच्छा लगने लगा है। तो फिर एक वक्त आएगा कि लोग नौकरी की गुलामी से निकलना पसंद करेंगे। वो वक्त भी आने वाला है। लोगों को महसूस होने लगा है, ठीक है, कि पैसा कमाने के लिए डेली 9 to 5, और जिसको गाली देने का मन कर रहा है उसको यस बॉस बोलना पड़ता है, ये रोज रोज का काम से छुटकारा लोग पाना चाहेंगे। ठीक है। तो हम सब लकी हैं कि हम लोगों को एनर्जिक मिल गया है, और हमें ये भगवान की कृपा हुई कि हमें समझ में आया कि ये बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर मैं बात कर रहा था। आपको मार्केट में ना कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका हर चीज के बारे में निगेटिव विचार है। ठीक है। उनसे बात करोगे ना तो बोलेंगे कि यार सरकार तो भ्रष्ट है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मतलब वो निगेटिविटी दिखता है। सरकार कोई काम नहीं कर रही, और प्रशासन घूसखोर है। ठीक है। और लोग बड़े आजकल खराब हो गए हैं, मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है। एक आधा उन्होंने कहीं देख लिया कि वाइफ हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया, तो आजकल वो सावधान रहते हैं कि भाई शादी नहीं करना है यार। ठीक है, शादी होने के बाद डॉवरी का केस हो जाता है। नहीं, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, तो उसको वो एग्जाम्पल बना के डर जाते हैं, और फिर वो अपने बच्चों की शादी भी नहीं करना चाहते। अगर मेल हैं तो फीमेल को खराब बोलते हैं, फीमेल हैं तो मेल को खराब बोलते हैं। ये सारे लड़के खराब होते हैं, और लड़के बोलते हैं सारी लड़कियां खराब होती हैं। इस तरह के माइंडसेट के लोग आपको मिलते होंगे। अगर मिलते होंगे तो चैट में लिखो यस। ठीक है। मतलब जिनका हर चीज के बारे में उनको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में उनका ख्याल बुरा है, कि पुलिस वाले तो चोर होते हैं, घूसखोर होते हैं। ठीक है, इंजीनियर सारे करप्ट हैं। एक पुल गिर गया तो सारे पुल गिर, मतलब सारे इंजीनियर को करप्ट बना दिया उन्होंने। तो इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग जब आपको मिलेंगे ना, तो उनसे बहस नहीं करने का है। मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ कि नेगेटिविटी का क्या हद हो सकता है। एक ना वाइफ हस्बैंड थे। तो वाइफ बड़ी पॉजिटिव माइंडसेट की थी, हर चीज में उसको पॉजिटिव दिखता था जैसे हम लोगों को दिखता है। और हस्बैंड बहुत नेगेटिव माइंडसेट का था, बहुत नेगेटिव, हर चीज में उसको बुरा दिखता था। तो पत्नी बहुत परेशान थी, यार ये कुछ भी बोलो तो नेगेटिव, कुछ भी बात करो तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पत्नी बहुत परेशान रहती थी।
एक दिन क्या हुआ कि उसने किचन में आके बोला कि देखो मेरी किस्मत इतनी खराब है, इतनी खराब मेरी किस्मत है कि मैं ये जो ब्रेड पे जो बटर लगा रहा हूं ना चाकू से, ये गलती से अगर मेरे हाथ से गिरा तो ये उसी तरफ से गिरेगा जिधर मैंने बटर लगाया है, ताकि मैं इसको खा ना पाऊं। उसके साथ हुआ होगा ऐसा कि कभी बटर लगा रहा होगा और ब्रेड जो है बटर की तरफ से ही गिर गया होगा। तो पत्नी को बड़ा झुंझलाहट हुआ कि यार ये तो कोइंसिडेंस है, कभी कभी हो जाता है कि उधर से गिर गया, ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार उधर से ही गिरेगा। पत्नी ने बोला तो चलो आज करके दिखा दे तुम, बटर लगाओ और हाथ से गिराओ, देखते हैं किधर गिरता है। तो उस दिन क्या हुआ, लकीली या कोइंसिडेंटली, उस दिन जिधर बटर लगाया था ना उधर से नहीं गिरा, उल्टे तरफ से गिरा, उल्टे तरफ से गिरा। तो पत्नी ने कहा कि देखो तुम नेगेटिव हमेशा सोचते हो, आज तो उल्टे तरफ से गिरा है, कैसे बोल सकते हो कि हमेशा बटर की तरफ से गिरता है। तो देखो उसने जस्टिफिकेशन कैसे दिया, उसने बोला कि देखो गिरा तो वो बटर की तरफ से ही है, ये बात और है कि आज मैंने बटर अलग उल्टे साइड में लगा दिया था। वाह। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनको हर काम में निगेटिविटी दिखता है। ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, उनसे बहस मत कीजिएगा। और अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो उनकी संगत जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो वो कंटेजियस एक बीमारी है, वो आपको भी लग सकता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ राम रतन जी, वो ना आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, मेरे ग्रुप में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं चल रहा है। तो वो बड़े सेमिनार में जब मिलते हैं ना तो वो आपस में जोड़ी बना लेते हैं कि भाई तेरा भी नहीं चल रहा, हाँ यार मेरा भी नहीं चल रहा। ठीक है, और दोनों साइड में बैठ के आपस में बात करेंगे कि यार होता होता तो है नहीं, बहुत महंगा है, लोग लेते नहीं है। तो निगेटिव लोग निगेटिव जोड़ा ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव जो होंगे ना वो अपना पॉजिटिव भी ढूंढ लेते हैं पॉजिटिव लोगों को कि भाई तेरा कितना हुआ, तो मेरा 100 सेल हुआ था लास्ट में, यार मेरा तो 150 हुआ, हो सकता है। ठीक है, सुदेश सर का 1000 हो रहा है, तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, थोड़ा निगेटिव लोगों से बच के रहना है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और हमारे ऊपर भी कई बार असर हो जाता है नेगेटिव लोगों। ठीक है, दूसरी बात जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखो इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जितने भी लोग कामयाब हैं उन सब लोगों ने उस काम को प्रोफेशनली किया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, हम सब, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो गाना गाते हैं, गाना गाना आपको आता होगा, कई लोगों को थोड़ा बहुत बाथरूम सिंगिंग कुछ तो करते ही होगे ना। लेकिन आपको गाने का कभी पैसा नहीं मिला। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे लोगों को भी जानते होगे जो गाना गा के अमीर बन गए, यस। जानते हो। बिल्कुल। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डांस करते हैं, कुछ नहीं तो बाराती डांस तो किया ही होगा। ठीक है, कई लोग रात को 8 बजे के बाद दारू वारू पीने के बाद नागिन डांस भी करते होंगे। हमारे यहाँ चलता है नागिन डांस, आपके यहाँ पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो हमने डांस भी किया है, लेकिन डांस करने का आपको कभी पैसा मिला? नहीं। नहीं, नहीं मिला। लेकिन डांस करके कोई अमीर बना ऐसा जानते हो? बहुत सारे। बहुत सारे बने हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है,
हमने फुटबॉल भी खेला, हमने क्रिकेट भी खेला, कई लोगों ने बैडमिंटन भी खेला होगा, लेकिन ना हमें बैडमिंटन का चैंपियनशिप मिला, ना पैसा मिला, ना नाम मिला, ना क्रिकेट में मिला, ना फुटबॉल में मिला, क्योंकि हम लोगों ने गली का क्रिकेट खेला था। ठीक है, हमने फालतू फंड का फुटबॉल खेला है। अब ये बात और है कि आप क्रिकेट खेल के पैसा नहीं कमा पाए ना, तो आप क्रिकेट की बुराई नहीं करते हो, या हमारी सोसाइटी में कोई बुराई नहीं करता है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेला यार, पैसा नहीं कमा पाया, बहुत खराब काम है। क्योंकि उनके बाप को पता है कि मेरे बेटे ने प्रोफेशनली नहीं खेला, ना उसकी ट्रेनिंग ली, ना कोई उसका कोच बनाया मैंने, ना उसने प्रैक्टिस की, ना सालों का पेशेंस रखा। ठीक है, तो नहीं नहीं पैसा आया, वहां पे कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई 5,000 रुपए का भी किट खरीद लेता है ना और फेल हो जाता है अनप्रोफेशनली करने की वजह से, तो हम लोग सालों चिल्लाते रहते हैं कि 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, 5 लाख का, 5,000 का नुकसान। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। तो इस बिजनेस में भी ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5% लोग ही सफल होने वाले हैं। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अभी, आप में से 5% लोग डैश थ्री जाएंगे। 5% लोग, ये ब्रूटल सत्य है, लेकिन ये सत्य है तो बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में 5% लोग ही सफल होते हैं। हालांकि राम रतन जी की टीम तो बहुत बड़ी है, तो आप सब हो सकता है डैश थ्री जाए, क्योंकि आप 5% में हो तभी तो आए हो जूम पे। क्यों? अगर 5% में नहीं यस होते सर। तो जूम पे क्यों आते सुबह सुबह? यस यस यस। तो आप हर सब स्टेज पे कामयाब छलनी होंगे। लग जाती है सर। क्या? हर स्टेज पे छलनी लग जाती है। हाँ, छलनी लग जाती है, तो ये छलनी है कि सुबह सुबह उठ के कौन आया है जूम। तो आप 240 के 40 लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप 5% में हैं। ठीक है, ऑलरेडी 5% में है। लेकिन इस दुनिया का दस्तूर है बॉस कि 5% से ज्यादा लोग सफल नहीं होते हैं। ठीक है, और 5% में अगर जाना है ना, 5% में अपनी जगह बनानी है, तो आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। प्रोफेशनली कौन लोग हैं? जो अपने काम की तरह रोज सुबह उठ के लिस्ट बनाते हैं, 10 मिनट किताब पढ़ते हैं। आजकल जूम का जमाना है, तो 1 घंटा जूम पे बैठते हैं। सेमिनार्स अगर हो रहा है तो वहाँ अपने 5-10 लोगों को लेके बैठते हैं। आरटीपी हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सिस्टम से जुड़ते हैं, अपलाइन को एडिफाई करते हैं, डाउनलाइन को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब डाउनलाइन अपलाइन दोनों को अप्रिशिएट करना हमारा काम है। ठीक है, तो ये सब करते हैं। तो ये जब प्रोफेशनली आप करते हैं ना, तो 3 से 5 साल में आप डैश थ्री जा सकते हैं। आज के समय में, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, बहुत परिस्थितियां अलग थी। मार्केट में कोई टेस्टिमोनियल नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, तो वो समय और था। आज आप 3 से 5 साल में डैश थ्री कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनली करने का डिसीजन लीजिए। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें कि आप आज से इस बिजनेस को प्रोफेशनली करने का निर्णय लेंगे। और प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं सर? आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं। जो रोज सुबह उठ के कंसिस्टेंसी के साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज काम करते हैं। उनका कोई ना कोई कोच होता है, कोई ना कोई उनका मेंटोर होता है, जिसको वो समर्पित कर देते हैं कि सर आप बोलोगे तो मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं रात का खाना बंद कर दूंगा, आप बोलोगे तो मैं जो बोलोगे खाना वो छोड़ दूंगा। ठीक है, आप जो बोलोगे वो करूंगा। तब वो बनता है प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल बनिए। और प्रोफेशनल लोगों को ही ये बिजनेस रिवॉर्ड करता है। अनप्रोफेशनल लोगों का कभी कभी तुक्का लग जाएगा,
आप साल का 2 4 5 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है ना, और आपको लगेगा अभी कि आ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बेच ही लेता हूँ। तो इसके ऊपर ना मेरा एक बड़ा फेवरेट स्टोरी है। एक बार एक आदमी मर्सिडीज की दुकान में गया, शोरूम में, और वहां से एक 1.5 2 करोड़ की मर्सिडीज लेके निकला, और 5 किलोमीटर जाते जाते उसकी मर्सिडीज बंद हो गई। तो उसने फोन किया एजेंसी को कि भैया अभी नई गाड़ी लेके निकला हूँ, 5 किलोमीटर चला है, बंद हो गया। तो वो दौड़े दौड़े आए वहां के लोग, ठीक है, मर्सिडीज वाले आए दौड़े दौड़े, और पूरा चेक वेक किया, तो देखा कि वो लोग इंजन डालना भूल गए थे, गाड़ी में इंजन डालना ही भूल गए थे। तो उन्होंने बड़ा सॉरी वॉरी बोला कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई है, सॉरी, वी आर वेरी सॉरी कि हम लोग आपकी गाड़ी में इंजन डालना भूल गए। तो उस आदमी ने बोला यार एक बात था, तूने इंजन ही नहीं डाला जब इसमें, तो 5 किलोमीटर कैसे चल गया? तो उसने कहा कि सर मर्सिडीज का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा गुडविल है, 5 किलोमीटर तो सर हमारे गुडविल पे भी गाड़ी चल जाती है, ठीक है। तो कई बार ना आपका साल में या 2 4 सेल आपका हो जाता है शुरुआत में गुडविल पे, तो आपको लगता है कि मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वो आपके आपके गुडविल पे, और कंपनी के गुडविल पे, इनेजिक के गुडविल पे, और हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है कि खाली डेमो टूटा फूटा भी कर दो तो कुछ सेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेंड हो गए और आप डैश 3 चले जाएंगे। डैश 3 जाने के लिए तो सर इंजन डालना पड़ेगा, बिना इंजन के चल जाओगे थोड़ा बहुत गुडविल के नाम पे, लेकिन वो असली काम नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनली करिए, सीखते हुए करिए। और दूसरी जो बात है ना, एक और मैंने देखा है हर टीम के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, मेरे टीम में भी है, आपकी टीम में भी होगा, कि थोड़ा सा जब हम लोग सीख जाते हैं ना, शुरुआत में हमको अपलाइन बड़ा अच्छा लगता है, जब तक वो हमारा डेमो कर रहा होता है। और जैसे ही हम डेमो सीख जाते हैं तो अब लगता है कि साला अपलाइन तो वो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। और फिर अपलाइन की बात मानना हम लोग बंद कर देते हैं, और हमें लगने लगता है कि हम अपलाइन से बड़े हैं। और अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है ना, ये बिजनेस चलता ही है अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप पे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले 5 साल के लिए, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का ईगो है, अब ईगो कई प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कई बार तो पैसों का ईगो होता है कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ, मेरा अपलाइन जो है वो छोटे घर से है, तो आपको ईगो हो सकता है। या आपको कई बार अपने क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का भी ईगो हो जाता है कि मेरा अपलाइन तो 10th पास है, साला मैं PhD हूँ, ये भी हो जाता है। कई बार आपको अपने पद का भी ईगो हो जाता है कि मेरा अपलाइन तो ये क्लर्क है, और मैं एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हो सकते हैं आप हो। कई बार आपको उम्र का ईगो भी होता है, साला तो बच्चा मुझे सिखाएगा, अपलाइन आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है ना। यस। तो कई बार ये भी ईगो आपको मार देता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना आपको कह रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस में डैश 3 जाना है ना, क्योंकि डैश 3 आप चले जाओगे तो डैश 4 भी जाओगे, डैश 5 भी जाओगे, डैश 3 तक ही स्ट्रगल है, ठीक है। तो अगर डैश 3 जाना है तो एक अपना जो ईगो है ना किसी भी तरह का, उसको घर में कोई मजबूत खूंटी देखना, और अपना ईगो उतार के उस पर टांग देना 5 साल के लिए। और जब 100 करोड़ कमा लो, सही में जब अमीर बन जाओ, सही में, ठीक है, तो फिर से वो वाला ईगो खूंटी से उतार के पहन लेना। ईगो पहनने का इतना ही शौक है तो 5 साल के लिए तो खूंटी पे टांगा जा सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। परमानेंट छोड़ दो,
परमानेंट छोड़ने में आप लोग हो सकता है ऑब्जेक्ट करो कि साला मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो राजपूत हूँ। कई लोगों को जाति का भी ईगो होता है, ठीक है। कई लोगों को मर्द होने का भी ईगो होता है, मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो तरह तरह के ईगो हैं। कईयों को अपने रूप का घमंड है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। भाई तू बहुत स्मार्ट है, उसमें तेरा क्या योगदान है? वो तो पूरा तेरे माँ बाप का योगदान है ना भाई। वाह। तो कई तरह का ईगो पाल लेते हैं हम लोग। और ये ईगो जो है ना, हमको 100 करोड़ पे जाने से रोक देता है, बस। ठीक है। तो अगर आप लोग 100 करोड़ पे जाना चाहते हैं तो ईगो को 5 साल के लिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आदत है ईगो में रहने की तो आप लगातार तो नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन 5 साल के लिए अपना ईगो छोड़ दो। और जितने वीडियोस ऑन है, अगर मुस्कुरा के दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि ईगो छोड़ा है आपने, क्योंकि मुस्कुराने में भी कई बार ना ईगो आ जाता है, ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो ईगो मेल्ट हुआ है लगता है, ठीक है। तो 5 साल के लिए ईगो छोड़ दो। और एक बात और मैं डील करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। एक बात और डील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का डाउट हो, लोग कहते हैं ना कि आप जब इस बिजनेस पे आते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी चाहिए, और अपने गोल्स की भी लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या करना चाहते हो आप अगले 1 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, उसकी उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों लिस्ट के पहले ना, पहले आपको अपने डाउट का लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। अपने डाउट का लिस्ट बना लो कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके पास, और अपलाइन के साथ बैठो और खुल के बातें करो कि यार कंपनी भाग गई तो क्या होगा, मशीन काम नहीं हो, मशीन मान ले 2 साल बाद खराब हो गया तो क्या क्या हो सकता है, मेरी टीम पूरी की पूरी छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई तो क्या हो सकता है, मेरा अपलाइन छोड़ के भाग गया तो क्या हो सकता है। डाउट्स होते हैं ना बहुत तरह के। या मैंने इधर टाइम दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या हो सकता है। या मैंने इधर टाइम दिया, बिजनेस में कुछ हो गया तो क्या क्या हो सकता है। कई तरह के डाउट्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ डाउट के बारे में। एक आदमी को ना, मैं मतलब मान लो मैं ही हूँ, और मैं अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड को दे के जाना चाहता हूँ 10 दिनों के लिए। भाई मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ टूर पे, तो तू मेरी गाड़ी चला ले, अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो 10 दिन मेरी गाड़ी को एंजॉय कर, ठीक है। मैंने सारे अच्छे फीचर्स बता दिए उसको कि ऑटोमेटिक है, सब अच्छे अच्छे फीचर्स मैंने बता दिए। लेकिन लास्ट में चलते चलते मैंने उसको एक बात खाली बोल दिया कि यार कभी कभी ब्रेक नहीं लगता है, कभी कभी थोड़ा ध्यान रखना, इसका ब्रेक नहीं लगता है कभी कभी। अब देखो इतना सा डाउट मैंने उसके कान में डाल दिया ना, आपको लगता है कि वो 10 दिन गाड़ी निकालेगा रोड पे? नहीं निकालेगा। नहीं अब निकलेगा। अब एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था, मुझे गाड़ी उसको देना नहीं था चलाने के लिए, मुझे एक फ्री का पार्किंग चाहिए था, वाह। ठीक है। तो मैंने उसको पार्किंग करने के लिए भी दे दिया, और कान में थोड़ा सा डाउट डाल दिया। अब बेटा वो चलाएगा भी नहीं और मेरी गाड़ी का पार्किंग भी फ्री हो गया, ठीक है। तो हम में से कई लोग ना इनर्जिक में आने के बाद भी हमको थोड़ा बहुत जो डाउट रहता है ना, उसकी वजह से हम कई बार 500 रुपए का टिकट खरीदने से भी डरते हैं। मैंने देखा है हम्म। लोग। करेक्ट। अगर आपको यकीन होगा सर कि मुझे 100 करोड़ रुपए आएगा, तो क्या आप 5-7 लाख का टिकट नहीं खरीदोगे? आपको अगर यकीन होगा कि मैं 100 करोड़ पे जाने वाला हूं, तो क्या आप
मतलब प्रेजेंटेशन देने समय कैसा माइंडसेट होगा आप? मैं अपनी बात 100 करोड़ बता रहा हूँ वाला। सर। मैं राम रतन जी जब 3A था ना, मुझे पहले दिन ही लग गया था कि यहाँ से बड़ा गेम होने वाला है। कोई डाउट नहीं था मुझे, कोई डाउट नहीं। और डाउट को मैं ऐसे मानता हूँ कि कुछ चीजें जो है ना हमारे कंट्रोल में है, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो अनकंट्रोलेबल है उसके बारे में सोच के क्यों टाइम वेस्ट करना है? ठीक है। और दूसरा मेरा एक तरीका है कि अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है। ठीक है। मैंने ये पहले दिन मान लिया था कि अगर मैं 3 लाख की मशीन लेता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो जरूरी है, खर्च भी करता हूँ, टाइम भी लगाता हूँ, और मैं फेल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये सोच लो एक बार। लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर बार बार मत सोचो, कुत्तों की तरह जो रोड पे जाके बीच में सोचने लगते हैं ना कुत्ते। कुत्तों की मौत जो होती है वो इसलिए होती है कि बीच रोड पे जाके वो सोचते हैं आगे जाओ कि पीछे जाओ। और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये इस पार उस पार करते क्यों हैं। इनका ऐसा तो है नहीं कि ससुराल उस पार है, घर इस पार है। इनका तो कोई ससुराल घर है नहीं, तो साले ये आप क्यों पार करते हैं रोड? मर जाते हैं बिना मतलब। ठीक है, तो अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है, ये सोच लो एक बार। और उसके बाद ना फिर ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी मत चलाओ, दबा दो एक्सेलेटर दबा के। ठीक है। और कुछ मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा। वैसे भी हमारे सोचने से क्या होता है यार? हमने बहुत सोचा आज तक लाइफ में, तो कर क्या लिया हमने? एक बार भरोसा कर लो, जैसे भगवान पे भरोसा करते हैं हम लोग, वैसे ही भरोसा कर लो। तो फेथ जो होता है ना, फेथ और डाउट, ये दो चीजें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है आपकी लाइफ में, कि आपको फेथ है कि डाउट है। तो आज इस मीटिंग के बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो वो अपने अपलाइन से ना वो डाउट की लिस्ट बनाओ। ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। और उस डाउट को क्लियर करके तब जाना मार्केट में। क्योंकि अभी क्या है ना, आप थोड़ा बहुत डाउट के साथ जब मार्केट में जाते हो, तो आपको लगता है कि मैंने तो जुबान से अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन वो डाउट कन्वे हो रहा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्साइटमेंट से। आप कितने इंथुजियास्टिक हो प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, इससे पता चल जाता है लोगों को सर, कि आप डाउट में हो कि कंफर्म हो। वरना मुझे लगता है यार, मुझे लगता है कि क्या हम 5 लोगों को पर्सनल गारंटी नहीं दे सकते कि तू 3 लाख की मशीन ले तो डैश 3 जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने तो शुरुआत में ऐसा ही किया था, पर्सनल गारंटी। अच्छा, हम ही आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्वाइन वाइन वाली कंपनियां चलती हैं, 3 महीना 6 महीना, फॉरेक्स वाली कंपनी, उल्टी सीधी जो कंपनियां चलती हैं, वहां पे लोग 10-10 लाख की गारंटी ले ले रहे हैं। राइट सर। और इनेजिक में तो खोने को कुछ है ही नहीं। यहां हम ठोक के नहीं बोल पा रहे हैं कि तू ले तो कामयाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साला हमको खुद पे ही डाउट है। हम दूसरे को क्या गारंटी देंगे? हमको खुद पे ही डाउट है कि मैं डैश 3 जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आनंद सर बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं यार, मुझे डर लग रहा है कुछ। आनंद कुमार अहिरवार जी हैं। क्यों इतने सीरियस बैठे हो सर? तो ये जो है ना, ये डाउट को छोड़ो, या तो करो, तो जान लगा दो। और नहीं करना है तो कौन सी जबरदस्ती है कि करना ही पड़ेगा? मोदी जी ने थोड़ी बोला है कि करना पड़ेगा इनेजिक।
ठीक है। और कई लोग ना सेमिनार में भी आते हैं, जूम पे भी आते हैं, तो लगता है कि उनको लाया गया है जबरदस्ती। कोई ऐसा है जिसको जबरदस्ती लाया गया है तो हैंड रेस करना। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो ऐसा लगता है जब बैठते हो तो अब आ ही गए हो तो यार कुछ करो। ठीक है, कुछ बड़ा किया जाए मिलजुल के। कुछ ऐसा करो कि इस इंडस्ट्री का भी नाम बड़ा हो, टीम का नाम बड़ा हो, इनर्जिक का नाम बड़ा हो, परिवार का नाम बड़ा हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया के अंबानी तो नहीं बन पाएंगे शायद इस जन्म में, क्योंकि हम धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन अपने घर के अंबानी बनने का एक मौका तो इनर्जिक दे रही है। ठीक है ना। और हम अपनी फैमिली के, हमको कसम खाना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के लास्ट मिडिल क्लास रहेंगे। आज के बाद हमारे घर में कोई मिडिल क्लास पैदा ही नहीं हो। होते ही वो अमीर बन जाए। ये हम लोगों को करने का एक मौका मिला है। ठीक है। तो आप लोग सब लोग अब कसम खा के आज निकलिए यहाँ से कि साला मैं आखिरी मिडिल क्लास हूँ अपने परिवार का। अगली पीढ़ी में किसी को मजबूरी में नौकरी ना करना पड़े, और मजबूरी में छोटा मोटा व्यवसाय या प्रोफेशन ना करना पड़े अगली पीढ़ी में। हाँ, उनका मन करे तो वो क्रिकेट खेलें, चैंपियन बन जाए जय जडेजा की तरह। बड़े घर से था तो भी खेल रहा था। या पटौदी बन जाए। ठीक है। या सिंगर बन जाए, डांसर बन जाए, जो उसका मन करे, बॉडी बिल्डर बन जाए। मजबूरी में काम न करना पड़े सर। आने वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ करके जाना है। और ये मौका हम लोगों को मिल गया है। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें, ईगो, डाउट, अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन थोड़ा खराब कर लेते हैं हम लोग बिना मतलब का, छोटी छोटी बातों में। हम उसके लिए तो नहीं आए थे ना। अच्छा, कई लोग अपलाइन को गाली देते रहते हैं, मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन वैसा, मेरा। अब भैया 3 लाख रुपए दे के इसके लिए थोड़ी आया हो कि अपलाइन को सुधारना है। हम्म। नहीं तो प्लान दिखा के देखना, कोई अगर निकले ज्वाइनिंग के, चल भाई 3 लाख दे, पानी की मशीन मिलेगी और अपलाइन को सुधारना है। अपलाइन को सुधारने तो हम आए नहीं थे, ना हम डाउनलाइन को सुधारने आए थे। हम क्यों आए थे, हम लोग कई बार ना रास्ते में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिमाइंड कराने आया हूँ कि आप लोग अपलाइन डाउनलाइन को सुधारने नहीं आए थे, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आए थे। तो फोकस उसी पे रखिए। अपलाइन अच्छा मिल गया है तो सोने की बैसाखी है, और अपलाइन खराब मिल गया है तो लकड़ी वाली बैसाखी है। लेकिन बैसाखी तो बैसाखी है। बैसाखी के सहारे कोई दौड़ पाया है क्या सर? बैसाखी से ज्यादा क्या हो सकता है? लंगड़ा लंगड़ा के चल सकते हैं मजबूरी में। तो अपलाइन अच्छा मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो और अच्छी बात है। कईयों के तो अपलाइन छोड़ गए हैं, ऐसा भी होगा। ठीक है, कि आपका अपलाइन जो आपको लेके आया है वो छोड़ के चला जाएगा, तो क्या हुआ? और आप लोग तो उसी टीम में है जिसका अपलाइन छोड़ गया, डैश 3 अपलाइन छोड़ के भाग गया। ठीक है। क्या फर्क पड़ा राम रतन जी को? राम रतन जी को अपने परिवार के लिए काम करना था, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अपलाइन डाउनलाइन के चक्कर में ना पड़े। अपने 5 लोगों को एश्योरेंस दीजिए, पर्सनल गारंटी दीजिए, उनको लेके आइए, उनके साथ मिलजुल के काम कीजिए। 5 में से भी आपको 5 लोगों को चुनना है ना, तो 100 लोगों को लाना पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों का एटीट्यूड इतना खराब होता है अपलाइन के प्रति कि आप उनके साथ ज्यादा लंबा चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी औसत का नियम अपना काम करता है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि 100 डेमो दिखाओगे तो 10 सेल होगा। अब 10 सेल होगा तो उसमें से एक काम करने का निर्णय लेगा। 10% हर जगह चलता है। और वो एक एक करके जो 100 आएंगे ना, उसमें से 5-10 ही लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म काम कर पाओगे।
बाकी का एटीट्यूड इतना खराब होगा ना, उसको लगेगा कि अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन खर्चा करे, ठीक है, अपलाइन टिकट कटाए। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग भी आपको मिलेंगे जो मतलब आपको लगेगा कि यार इसके साथ लंबा नहीं चला जा सकता है। तो वहां पे भी औसत का नियम काम करता है, इसलिए नंबर गेम खेलते रहना है। अच्छे लोग आ जाएंगे, और अच्छे लोग आ जाएंगे फिर वो आप, कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आपको बाद में जो आपके बिना सपोर्ट के डेस्ट्री चले जाएंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे आप। 1 रुपए और 1 मिनट का सपोर्ट आपका नहीं लेगा वो आते ही पहले दिन बोलेगा यार किट कहाँ मिलता है मेरे को बता, मैं लगा अपने काम में। ऐसे लोग भी मिलेंगे। मैं वैसा ही आदमी हूँ सर। मैंने शिक्षक बनने के बाद मेरे अपलाइन को पता लगा था कि मैं भी कोई काम की चीज हूँ। शिक्षक तक मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था। सुदेश सर से जुड़ा, उन्होंने सतपाल जी के नीचे डाल के छोड़ दिया था। उनको लगा बिहार में कहाँ मशीन बिकेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे जानते नहीं थे, पहले का कोई रिकॉर्ड था नहीं उनके पास। तो उन्होंने एक तरह से डाल दिया था मेरे को सतपाल जी के नीचे कि देख लेगा सतपाल, अपना कुछ होगा तो होगा। और पहला सिक्स से जाने तक मुझे कोई नोटिस में मैं था ही नहीं, किसी को नहीं पता था कि दीपक सिंह कौन है। लेकिन जब मैंने 15 महीने में सिक्स से किया उस जमाने में, तब सुदेश सर की नज़र मेरे पे पड़ी, ठीक है। तो फिर बाकी चीजें हिस्ट्री है। तो कुछ काम करोगे ना आप में दम है तो आप काम करके निकल जाओगे, अपलाइन कैसा भी हो। और मैं तो कहता हूँ कि अपलाइन को क्रॉस करने का मिशन होना चाहिए। इसको मैं हेल्दी कंपटीशन मानता हूँ कि साला एक दिन अपलाइन को भी क्रॉस कर जाएंगे, ये मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। और हम कर सकते हैं, बिजनेस ऐसा है, ठीक है। आपने सुना होगा कि राजन समीर पोद्दार से आगे राजन मांजरेकर जी निकल गए, ठीक है, ऐसा हुआ है। इनेजिक में ऐसा पॉसिबल है। तो आप अपने अपलाइन को भी क्रॉस कर जाएं, ऐसी शुभकामना है मेरी। बट उसके लिए बैसाखी छोड़ना पड़ेगा। बैसाखी लेके तो कभी वो आगे, आगे छोड़ दो पीछे भी नहीं रह पाओगे ढंग से, ठीक है। तो टाइम हो गया है, 8:30 हो गए हैं, बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। और आप सब ने इतने ध्यान पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आ, कुछ अच्छा लगा, कुछ नोट्स आपने बनाए हैं तो उसको आज से इम्प्लीमेंट करिए। बिना एक्शन के कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वरना राम कथा सुन के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यस यस, थैंक यू सर आज के इस अल्टीमेट सेशन के लिए, इस धमाकेदार सेशन के लिए। एक बहुत बड़ा मेरी टीम में मुझे यदि मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो एक और एक शानदार पॉइंट मिला कि सबसे पहले अपने डाउट की लिस्ट बनवाए अपनी टीम से। कि ये काम भी ऐसे अप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा कि यदि हम ड्रीम की लिस्ट बनाते हैं, यदि हम काम करने की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें डाउट की लिस्ट, ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट हुआ। सर आज की मीटिंग के लिए राम बहादुर जी आप थोड़ा सा इस मीटिंग से हमें जो जो मिला है प्लीज कंक्लूजन डालिएगा, फिर इस मीटिंग को जो है एंड करेंगे। जी, सर्वप्रथम दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था खंडाला में, एक आरटीपी हुई थी, और उस आरटीपी में हम लोग 3 दिन थे सर के साथ में। और सर को मैं 6 वर्ष पहले भी सुना था, और आज अगेन हमने सुना। तो एक साम्यता के साथ, जैसे एक समुद्र होता है ना, समुद्र उसके अंदर एक गहराई है। और बहुत हलचल तो अंदर है, बाहर हलचल नहीं है ना। बाहर मतलब कि बहुत सर का ऐसा है कि पर्सनालिटी की बहुत कूदा फांदी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातें जो है ना, वो आपको बहुत हिलोरे मारती है, और एक सिस्टम दे जाती है कि भाई ये सिस्टम है, इस सिस्टम का पालन करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने बातें रखी। कंक्लूजन क्या? भाई देखिए आप, सर ने जो लास्ट की बात बोली है कि देखो यार,
चीजें तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान तब तक काम का नहीं है जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करें, है ना। सर ने जैसे कहा कि भाई अपलाइन की बुराई क्या करना, है ना। अपलाइन बैसाखी है, चाहे वो सोने की बैसाखी हो चाहे लकड़ी की बैसाखी हो, इसको अप्लाई करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो हम सब देखते हैं कि वो उसकी बुराई कर रहा है, वो अपलाइन डाउनलाइन की बुराई, डाउनलाइन अपलाइन की बुराई, इतने शिकायतें हैं। तो जब तक आपके पास शिकायतें हैं तो अ, शिकायतें आप कलेक्ट करेंगे, राइट। और यदि आपके पास एक्शन है तो आप रिजल्ट्स कलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो कंक्लूडिंग तो ऐसा है कि अब सर ने इतनी सारी बातें बताई हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत सारी चीजें नोट किया हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो अगेन पूरी टीम की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही कभी कभार हमारे लिए समय देंगे तो हमारी भी टीम एक सिस्टम से, और जो एक गहराई है इस बिजनेस की, क्योंकि आपने इतना लंबा समय दिया है, जाना है, जमीनी हकीकत से रूबरू हुए, और वो एक्सपीरियंस जब आप साझा करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत काम की होती है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जैसे सर ने इस सेशन की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से की थी कि जो एनएजीएसीएन है वो सब मेरे भाई हैं, और जो अदर कंपनी में जो अच्छी कंपनी वो सब चचेरे भाई है। तो एक जो धब्बा लगा है कि पहले के जमाने में फिल्मों में कोई अपनी लड़कियों को नहीं ले जाते थे, पहले के जमाने में कोई लड़कों को खेल खेलने नहीं देते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजेक्शन झेल रहे थे। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस में कोई काम करता है तो सर ने कहा कि मैंने 21 लाख रुपए कमाए तो भी बोलते करते क्या हो। तो ये जो एक धब्बा टाइप लगा हुआ है, इसको हमको सबको मिलकर हटाना है, और उसी के सारे सूत्र हैं जो आज सर ने दिए पॉइंट टू पॉइंट। अल्टीमेटली पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन बस वही है कि एक जरा सा भी डाउट पड़ा है तो 10 दिन तक कार गैरेज में खड़े रहेगी, वो कार चलेगी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के पूरे सेशन का मेरे नजरिए से निचोड़ निकला कि सबसे पहले आपकी टीम में यदि कोई बंदा काम स्टार्ट कर रहा है तो उसके डाउट पूरे खत्म कर दो। थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही अल्टीमेट एक सेशन दिया, और आपकी टीम की भी जूम मीटिंग थी, लेकिन आपने हमारे लिए जो समय निकाला इसके लिए दिल की गहराई से पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप कुछ परिवर्तन आए, ठीक है ना। कुछ परिवर्तन आएगा तो मेरा आना सफल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। यशवंत जी, हम चाहते हैं कि एक सॉन्ग के साथ में हम सर की विदाई करें। सो वही वाला सॉन्ग लगा दीजिए जो हमारा एंथम है। सभी लोग अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, और हाँ, बिल्कुल झूमते हुए सर को इस सेशन की शानदार सौगात देंगे हम, ताकि ये यादगार सेशन के रूप में हमेशा याद किया जाए। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज। यस सर, मैं प्ले करता हूँ। आप सभी वीडियो ऑन करके रहिएगा, आप सबका वीडियो रिकॉर्ड होगा। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे।
हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाता थैंक यू सो मच आप सभी का।